बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो था काइनेमैटिक्स। इसमें हम लोग मोशन को स्टडी करते थे कि लेट्स सपोज़ ये एक पर्सन है, इसने क्या किया है, बॉल को ये किक कर रहा है, ठीक है। तो बॉल की क्या किस वेलोसिटी से बॉल आगे मूव करेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, लाइक वो किस एंगल पे एक्स वाई जी एक्सिस में किस तरह से वो मूव कर रहा है, किस पोजीशन पे है, ये चीज़, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसका पाथ क्या है, लाइक वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्व मोशन में है, रैंडम मोशन में है। तो उसको हम लोग कहते थे कि ये काइनेमैटिक्स में है। अब डायनामिक्स में हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि अब ये बॉल रेस्ट पे है तो क्या वजह बनी, इसका क्या रीज़न था कि इसने मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। क्या रीज़न था रेस्ट से मोशन में आने का। तो अब वो हमारे पास रीज़न एक ही होता है और वो क्या है, फोर्स। तो डायनामिक्स में हम लोग हमेशा कॉज डिस्कस करते हैं मोशन का, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं कि आगे से चले उसने मूव किया अगर तो आगे जाके क्या हुआ है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या हैं। उसके इफ़ेक्ट्स यही हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, या और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज अब जैसे ये गेम खेल रहे हैं, गोल हो गया है, ये भी एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो सराउंडिंग्स पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सी एनर्जी है उसके अंदर, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और कॉजेज़ उसका मोशन का जो। अब मेन यहाँ पर रीज़न आपको क्या नज़र आ रहा है, इसने किक किया है तो एक्चुअल में क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है, तो हमेशा कॉज इसकी क्या होगा, फोर्स होगी। तो हम लोग डायनामिक्स के अंदर उस फोर्स और मोशन का आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड मोशन। क्योंकि कॉज हमेशा क्या होगा, फोर्स ही होगी। जब भी बॉडी रेस्ट पे है, वो एकदम से अगर मोशन में आई है तो हमेशा उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की गई है। अच्छा, अब फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग इसको कौन कौन सी इसकी आगे से प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि ये हमारे पास क्या करती है, स्टेट ऑफ बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज करती है। लेट्स सपोज अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो उसको मोशन में लेके आ गई है, ठीक है। उसका अगर वो मोशन है, उसके मोशन अगर वो हो रहा है तो उसका उस मोशन को वो स्टार्ट भी कर सकती है और उसको स्टॉप भी कर सकती है। जैसे हमने बॉल को किक किया है, ठीक है, आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपने पाँव की मदद से या हाथ की मदद से अगर उसको एक फोर्स अप्लाई की है, उसको रोका है, तो वो भी क्या किया, उसके मोशन को स्टॉप करती है, ठीक है। उसको स्लो स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन। जैसे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, समटाइम्स अगर वो कम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका मोशन जो है वो, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। पुश करके, पुल करके हम लोगों ने दरवाज़ा उसको बंद किया, डायरेक्शन चेंज कर दी है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उनको फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और इसके अंदर हमारे पास फोर्सेस की दो टाइप्स हैं, कंटैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस का मतलब ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान में फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, अगर उन दोनों का आपस में कुछ फ़िज़िकल टच है, ठीक है, फिज़िकली वो एक दूसरे से टच में है, तो फिर हम लोग उस फोर्स को बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस। और अगर हमारे पास वही फ़िज़िकल टच नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। जैसे अब अगर एक प्लेयर है ग्राउंड में, लेट्स सपोज अब बॉल, क्रिकेट का मैच हम लोग उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, बॉल थ्रो की गई या बैट ने बॉल को हिट किया, ठीक है, बॉल का मोशन स्टार्ट हो गया, उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई की गई है, अब बैट ने हिट किया है, बैट ने फ़ोर्स अप्लाई की है, बॉल पे फ़ोर्स अप्लाई की गई है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए हैं, उनका फिज़िकल टच हुआ है तो फोर्स अप्लाई हुई है मतलब उस पर, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस हैं। दूसरी तरह लेट्स सपोज हम लोग सब बचपन से मैग्नेट्स वगैरह उनके साथ खेलते हैं, तो अगर दो मैग्नेट हों तो जितना हम लोग जैसे थोड़ा वो करीब होते हैं कुछ, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अब वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये फोर्स क्या है, वो दोनों मतलब एक दूसरे से दूर है लेकिन स्टिल उन्होंने फोर्स अप्लाई करके उसको, एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट को अपने करीब कर लिया, बल्कि दोनों एक दूसरे को करीब करते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब वो दोनों, उनका फिज़िकल टच नहीं है बट स्टिल एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। अब इनकी भी आगे से दोनों की फर्दर टाइप्स हैं। ओके,
कंटैक्ट फोर्सेस की टाइप से पहले फोर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि फ़ोर्स को हम लोग अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैथमेटिकल फार्मूला मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका मास और उसके कितना मास है और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगी। और इसकी यूनिट है साइंटिफिक यूनिट, हम लोग इसको न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें बताना है कितनी फोर्स है, 10 है, 20 है, तो उसके साथ यूनिट कौन सी लगेगी, न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होती है, हम लोग इसके मैथमेटिकल फार्मूला से डिराइव करेंगे। मास की यूनिट होती है हमारे पास किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की वैल्यू किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देन इसको हम लोग की क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको हम लोगों को डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए तो मुझे ये नहीं बताना कि किस डायरेक्शन में मुझे शुगर चाहिए। और लेकिन अगर हम लोगों के पास मैंने फोर्स अप्लाई करनी है, मुझे कोई बोलता है कि आप इस चेयर पर फोर्स अप्लाई करें, तो ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है। मैंने इसको पुश करके कहीं साइड पे लगाना है, मैंने इसको उठाना है, किसी दूसरी जगह पे रखना है, तो मुझे डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी इसके कंप्लीट मीनिंग्स के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम लोग कंटैक्ट फोर्सेस की टाइप्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है नॉर्मल फोर्स। कोई भी अब कंटैक्ट फोर्सेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, इन टच है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आपस में जिनके दरमियान में फोर्स अप्लाई हो रही है वो कंटैक्ट में है, फिजिकल टच में है। और इनके दरमियान में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो भी फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है या जो फोर्स होती है स्टेबल, जो ऑब्जेक्ट को स्टेबल करती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब अगर मैं इस बुक को आगे पीछे मूव करती हूँ तो वो हमारे पास एक दूसरी फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है, लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन जो फोर्स इसके और टेबल के दरमियान में परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, जैसे अगर टेबल का बुक का वेट है वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और जो टेबल का रिएक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों ये आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनकी वजह से बुक यहाँ पे स्टेबल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है और जो परपेंडिकुलर होती है, इसका जो मेन की फैक्टर है वो है कि ये परपेंडिकुलर फोर्स होती है, तो इसको हम लोग बोल देंगे नॉर्मल फोर्स। अब सेकेंड है हमारे पास थ्रस्ट फोर्स। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को वो फोर्स, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करवाना है, ठीक है, तो फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई होती है उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरह वैसे तो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होती है जो कि हम लोग वो भी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करवा सकती है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, कि कोई ना कोई चीज़ उसको रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, उस मोशन को अपोज कर रही है, वो फ्रिक्शन फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है, ठीक है। जो उसको फॉरवर्ड मूव करवा रही है वो थ्रस्ट फोर्स है। और इसमें एक्चुअल में दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे लेट सपोज मैंने अगर इस पेंसिल को फॉरवर्ड कहीं आगे फेंकना है तो मैं एकदम से ऐसे अगर यहीं खड़ा कर इसको छोड़ दूँगी तो ये नीचे गिर जाएगी। इसके लिए मुझे एक दफ़ा इसको बैकवर्ड मूव करवाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी एक तरह से अप्लाई होगा कि यहाँ पे जब मैं इसको बैकवर्ड मूव करवाऊँगी तो वो मेरे पास एक्शन होगा और उसके रिएक्शन में क्या होगा कि ये चीज़ आगे के लिए आगे ये मूव करेगी और वो जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी जिससे ये पेंसिल आगे मूव करेगी। और ये ज़्यादातर हम लोग चीज़ फोर्स यूज़ करते हैं, ये जो मशीन्स और रॉकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे जहाज़ है वो अगर फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं कि वो आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, और बैकवर्ड वो अपनी कुछ गैसेस रिलीज़ कर रहा है, तो वो जो गैसेस बैकवर्ड रिलीज़ कर रहा है वो एक्चुअल में उस प्लेन को हेल्प कर रही हैं, थ्रस्ट अप्लाई कर रही हैं उसको फॉरवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये फॉरवर्ड मोशन के लिए काम आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये थ्रस्ट उस डायरेक्शन में अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव करना होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी ने फॉरवर्ड मूव करना है तो थ्रस्ट फॉरवर्ड अप्लाई होगा, बॉडी ने अपवर्ड मूव करना है तो थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड अप्लाई होगी और उसमें कुछ बैकवर्ड कोई चीज़ रिलीज़ होगी। अगर अपवर्ड किसी चीज़ ने जाना है, जैसे रॉकेट ने अपवर्ड मूव करना है, तो कुछ गैसेस जो है वो बैकवर्ड रिलीज़ होंगी जो कि उसको जिसके रिएक्शन में हमारे पास उसको थ्रस्ट अप्लाई होगा, थ्रस्ट प्रोवाइड होगा उस ऑब्जेक्ट को और वो फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मशीन्स और इंजन्स और उनमें अप्लाई होता है, ये फोर्स उधर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली जो फोर्सेस थी उनको भी मैंने आपको नॉर्मल फोर्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रस्ट को एफ से
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग बेसिकली ये इसको पुश फोर्स भी बोलते हैं। हम लोग इसको किसी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं और इसके दरमियान में ये जो रेजिस्टेंस होती है, जैसे ये कोई भी सरफेस है और फॉरवर्ड मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रही हूँ मूव करवाने के लिए, तो इसके अंदर जो इसको मोशन को अपोज कर रही है, जो चीज़ रोक रही है, वो है मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, मोशन के ऑपोजिट, क्योंकि मोशन को अगर मैं इस साइड पे मूव करवा रही हूँ, फॉरवर्ड मूव करवा रही हूँ, तो ये इसको अपोज करना चाहती है, रोकना चाहती है, तो ये बैकवर्ड अप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास टेंशन, और इसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कंटेक्ट हैं, क्योंकि कंटेक्ट फोर्सेस हैं, आपस में उनका टच तो होना है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, एक स्ट्रिंग से या रोप से अटैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक मैस है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टूल है या ये पुली है, उसके साथ दरमियान में ये हमारे पास क्या चीज़ जो अटैच कर रही है इन दोनों को, वो क्या है, स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग जो है ये क्या काज करता है, इन दोनों के दरमियान एक टेंशन कॉज करता है। ठीक है, टेंशन ये ना, जैसे अब लेट्स सपोज हम टग ऑफ वॉर की एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों साइड्स पे हमारे पास ओपोनेंट टीम्स होती हैं, उन्होंने उस रोप को पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो एक तरफ खींच रही होती है, दूसरी उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होती है, तो इस तरह टेंशन ही क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इधर भी हमारे पास ऐसे ही है, मैस डाउनवर्ड मूवमेंट की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से वो अटैच है, तो दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं। और ये जो अटैचमेंट है, ये जिसको नीचे जाने नहीं चीज़ दे रही है, वो हमारे पास क्या है, टेंशन है। तो टेंशन हमेशा से क्या होगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर कोई हमारे पास रोप है, कुछ कॉर्ड है, कुछ चीज़ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ स्ट्रिंग है सॉरी, तो उसमें हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और यही हमारे पास इन ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल भी रखती है। और अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसके दरमियान में यहाँ पे भी एक और चीज़ है, उसमें भी आएगा ये इलास्टिक फोर्स। तो जो ये इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये फोर्स वो होती है जो ऑब्जेक्ट को चाहती है कि वो जो है ना अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जाना चाहता है। अगर जैसे लेट्स सपोज ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास इसको लूज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा, इसके अंदर जो इलास्टिसिटी का फैक्टर है, ये चाहेगा कि वापस मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाऊँ। तो इलास्टिक फोर्स वो होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना अपने चेंज को रेजिस्ट करता है कि मेरे अंदर कोई चेंज ना आए, मेरी शेप के अंदर कोई चेंज ना आए, और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करता है, वो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको अगर रिलीज़ करेंगे ना या एक्सटेंड करके रखेंगे, तो तब उसके अंदर एक और एलिमेंट क्रिएट होगा, टेंशन का भी। ठीक है, उस टाइम उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी, और साथ साथ इलास्टिक फोर्स भी होगी जो उसके अंदर जो रेजिस्ट करेगी कि उसने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना है। तो इलास्टिक फोर्स बेसिकली शेप को जो है ना, अगर शेप में कोई चेंज लेके आ रहे हैं तो ये उसको रेजिस्ट करती है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाना है। तो इसमें रबर बैंड वगैरह आ जाता है, जो भी हम लोग इलास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करके रखते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी पोजीशन मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पहले वो बहुत छोटा है फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कोशिश कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाऊँ। तो ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इलास्टिक फोर्स मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन जब हम उसको रिलीज़ करके रखेंगे ना, एक्सटेंड करके रखेंगे, तो उसमें उसके अंदर टेंशन का एलिमेंट भी क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि तब भी वो दोनों चीज़ क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं, जहाँ से अटैच है वहाँ से वापस आना चाह रही होंगी ना। ठीक है, तो उनके अंदर एक टेंशन भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब वो कंप्रेशन में होगा उस टाइम पे टेंशन नहीं होगी, जब वो एक्सटेंड पोजीशन में होगा उस टाइम उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स अब इसके अंदर फ़िलहाल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये टोटल कुछ 5 टाइप्स थी हमारे पास कंटेक्ट फोर्सेस की। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस को। नॉन कंटेक्ट फोर्सेस हमारे पास वो होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ़ोर्स अप्लाई हो रही होती है लेकिन ऑब्जेक्ट्स फिज़िकल टच में नहीं होते। ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। और इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अब अर्थ है और हमें एक मून नज़र आता है और ये अर्थ के इर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रही है और इसको दूर नहीं जाने दे रही है, अपने इसने करीब रखा हुआ है। दोनों डिस्टेंस पर हैं बट ये अप्लाई हो रही है। और इसके लिए क्या होता है कि ये कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है जिनका एक सर्टेन मास होता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रही है। जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, हम लोग ऊपर कहीं उड़ नहीं रहे हवा में, कहीं भी ऊपर जंप करें, ये नहीं है कि ऊपर ही रह जाएंगे। ज़मीन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अब इसके अंदर है बट वो हम उसके साथ कंटेक्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल वो हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है।
सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हमारे पास क्या होती है कि ये फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है चार्जेस की। जैसे हम पढ़ते हैं ना, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और प्रोटॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसी तरह से ये फोर्सेस है, ये अब दोनों चार्जेस बेशक कंटेक्ट में नहीं है, बट स्टिल इनकी जो फोर्स है वो दूर दूर तक फैली हुई होती है, ठीक है। जैसे अब ये एक पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज, जैसे ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इनकी फोर्स यहाँ तक इस एक एरिया में अप्लाई हो रही होगी, यानी कि अगर ये इसके अंदर आ जाता है कहीं तो ये इसको रिपेल करेगा। सेम अगर ये इसके करीब यहाँ पे आता है ये और इसको अपनी तरफ, दोनों की यहाँ तक फोर्सेस हैं तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विदाउट फिजिकली कंटेक्टिंग। तो इसी तरह से अगर हम जैसे एक बैलून है उसको रब करते हैं अपने हेयर्स पे, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलून पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, तो ये हेयर्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और बैलून क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। अब बैलून को हम पीछे भी कर दिया, देखें दोनों के दरमियान में गैप है, दोनों फिजिकल टच में नहीं है, बट स्टिल जो हेयर्स हैं वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जाके इससे कंटेक्ट में आ गए, फोर्स अप्लाई हो गई है इन पे। ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं उनके दरमियान में भी ये अप्लाई होगी, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर है। दैन थर्ड मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेट्स हम लोग बचपन से ही देखते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स उनके पड़े हुए हैं, डिफरेंट पोल्स होंगे, जैसे एक का ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम लोग सेम पोल्स एक साइड पे कर देंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब ये दोनों डिस्टेंस पर हैं बट स्टिल इनके अंदर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। और इसके आगे मैग्नेटिक फोर्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग डीसी मोटर और करंट कैरिंग कंडक्टर और भी टाइप्स हैं इनकी जो फील्ड्स हैं प्रैक्टिकल, वो आगे आप लोग फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका कि मैं अगेन एक अलग आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और फर्दर हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।